हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ITNS गुरुकुल फैमिली। ITNS गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आई एम राहुल एंड आई हैव डन बीटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12th नीट जेई की फिज़िक्स का चैप्टर 1 कराऊंगा, जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और इससे पहले जिसने हमारे वीडियो या चैनल पर नहीं कोई गया है, कोई नया है, तो मैं बता दूं कि मैंने मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं, जिसमें मैंने एकदम बेसिक से समझाया है मैथ्स को। और वो क्लास 11 12th या फिर जो बच्चे IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, तो उनको आगे देख ले। और जो बच्चे क्लास 6 की नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने मैथ्स का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस डाल चुके हैं, तो वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फिजिक्स में एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन या चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है। अब जैसे कि इसमें बता दो कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, EP, है ना। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम गॉस लॉ, कूलाम्स लॉ भी इसी में आता है, कूलाम्स लॉ, है ना, कैपेसिटर। ये सब चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद होता है मैग्नेटिज्म, और इसमें हम पढ़ेंगे EMI एंड AC करंट। ठीक है। ये सब चीज़ हम कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चार्ज क्या होता है। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया है ना। स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज क्या है। हम चार्ज की बात कर रहे हैं बार बार, तो चार्ज है क्या। ओके, चलो। तो चार्ज, सबसे पहले चार्ज, अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन लिखूं तो चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा कोई बॉडी अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रिएट करती है या फिर उसको एक्सपीरियंस करती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल which can create electric and magnetic effects in its surrounding, नॉट ओनली क्रिएट बट एक्सपीरियंस भी करती है। तो और कैन एक्सपीरियंसेस इट का मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इसको एक्सपीरियंस भी कर ले, उसको बोलते हैं हम चार्ज। ठीक है। तो चार्ज जो है, चार्ज ये ग्रीक में डिस्कवर किया था कि साइंटिस्ट ने, ठीक है, अराउंड 600 BC में,
600 BC में ग्रीक में इसकी डिस्कवरी हुई थी, है ना। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी मेटल की। चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस। किसी मैटर या सब्सटेंस की क्या एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि आई डोंट नो ये किससे मिलके बना है, ठीक है। मैं इसको अगर फर्दर इस पर रिसर्च करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जैसे मास है, मास क्या? मास किसी बॉडी की एक फंडामेंटल क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही चार्ज क्या है? चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसका मुझे नहीं पता कि किससे मिलके बना है, ठीक है। तो चार्ज इज एज फंडामेंटल एज मास। ओके, अब जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं, सपोज when two substances rubbed together, they started attracting different substances, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज मेरा पास बलून है, अगर मैं बलून को अपने हेयर पर रब करता हूँ, उसके बाद अगर इसको वॉल से चिपकाता हूँ या फिर किसी वुड से, लकड़ी से, गेट से चिपकाता हूँ, तो वो क्या है? पेस्ट रहता है, चिपक जाता है वहाँ पे। वो क्यों होता है? क्योंकि बलून में क्या आ गया? चार्ज आ गया। अब चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव, अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि वो किसकी वजह से हो रहा है? वो चार्ज की वजह से हो रहा है। जैसे हम क्लास में जब 4th क्लास में होते हैं तो स्केल लेके हम अपने बालों से रब करते हैं और पेपर के पीसेस को हम क्या करते हैं? दूर से ही पेपर के पीस को स्केल क्या है? अट्रैक्ट करता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्केल अभी क्या है? चार्ज्ड है, ठीक है। तो जब बॉडी पे चार्ज आ जाता है तो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। यहाँ से मुझे ये भी समझ में आ गया कि चार्ज जो है दो टाइप्स का हो सकता है, एक अट्रैक्टिंग और एक रिपल्सिव, ठीक है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल जानते हैं हम। तो सिंबल क्या होता है चार्ज का? चार्ज का सिंबल होता है क्यू। क्यू से इसको डिनोट करते हैं हम चार्ज को, है ना। इसका अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं, ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। कूलाम को मैं सी से दिखा देता हूँ, ठीक है, कैपिटल सी। और अगर सीजीएस यूनिट भी इसकी देखूँ मैं, सीजीएस यूनिट, तो वो होती है ईएसयू। ईएसयू। अच्छा, अब 3 × 10⁹ ईएसयू इज इक्वल्स टू होता है 1 कूलाम। एक कूलाम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे डायमेंशन भी इसके बता देता हूँ। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? चार्ज का, क्योंकि डायमेंशन होगा आई यानी कि आई क्या है? करंट है, टी क्या? टाइम है। तो या तो मैं आई टी, या कहीं कहीं बहुत सारी जगह बुक्स में लिखा होता है ए टी, क्योंकि करंट को हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर से, ठीक है। तो ओके, तो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं चार्ज के? या तो मैं आई टी बोल दूँ या ए टी। आई मतलब होता है करंट, टी मतलब टाइम। तो करंट का जो यूनिट होता है हम एम्पियर से जाते हैं, तो ए टी भी लिखा होता है, ए टी भी ठीक है, या आई टी भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अच्छा, अब चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो इसका सम होता है या सब्ट्रैक्शन होगा, वहाँ पे कोई वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है, सीधा सीधा हम जोड़ या घटा सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, ओनली मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो नो डायरेक्शन। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ कि चार्ज दो टाइप्स का होता है, तो अब समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि चार्ज क्या है? या तो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या किसी बॉडी को रिपेल कर देता है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज दो टाइप्स का हो सकता है, एक अट्रैक्टिंग और एक होता है रिपल्सिव, या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अट्रैक्टिव, यानी कि अट्रैक्टिव क्या है? जब दो चार्ज अपोजिट होंगे, यानी कि अपोजिट साइन के होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दो चार्ज सेम साइन के होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। तो ये होता है अट्रैक्टिंग
यहाँ पे क्या है, रिपल्सिव। रिपल्सिव यहाँ से मुझे ये भी समझ में आया कि चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, जिसको हम P+ से भी दिखा देते हैं, और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.9 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक अगर प्रोटॉन की बात करूं मैं तो E पॉजिटिव, E से दिखा सकता हूं मैं, या P पॉजिटिव, ये होता है 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो चार्ज के बारे में जान चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका कूलम होता है, और CGS इस यूनिट इसका होता है ESU, एंड 3 × 10⁻9 ESU = 1 कूलम होता है। अगर दो सेम चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो अनलाइक चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि चार्ज क्या है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल। इसका मतलब हम ये भी समझ में आता है कि अगर कोई बॉडी है तो उसका मास होगा, अगर कोई बॉडी है तो उसका मास होगा। यानी कि मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज किस में होता है, एक बॉडी में होता है, बॉडी में हमेशा क्या होता है, मास होता है। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, लेकिन इसका जो वाइस वर्सा होगा वो ट्रू नहीं है कि चार्ज है लेकिन मास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। अच्छा, अब चार्ज हमेशा मास के साथ साथ आता है, और मैंने ये बताया कि चार्ज जो है एज फंडामेंटल एज मास। तो इनमें डिफरेंस क्या है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चार्ज और मास में जो डिफरेंस है, चार्ज एंड मास में जो डिफरेंस है वो मेनली दो डिफरेंस होते हैं। पहला ये कि चार्ज जो है दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। कभी ऐसा जब हम बोलते हैं 5 kg है ना, तो 5 kg क्या है, -5 कभी नहीं सुना होगा कि -5 kg, लेकिन 5 kg ऑलवेज मास क्या है, पॉजिटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई बॉडी कितनी स्पीड से जा रही है उसके अकॉर्डिंग चार्ज चेंज हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है। मास का एक फॉर्मूला होता है m = m0 अपॉन √1 - v²/c², ठीक है। मास का ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये होता है m0 हमारा रेस्ट मास होता है, m0 क्या रेस्ट मास है, v स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी किसी टाइम पे, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये सबको पता ही होगा। मास जो निकल के आएगा उस टाइम पे वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी है और वो एक स्पीड में है, अगर वो स्पीड में होगी तो उसका मास चेंज होता है, ठीक है। लेकिन चेंज होने का मतलब ये नहीं जैसे 11th क्लास में हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई बॉडी 50 km/h की स्पीड से जा रही है, या 100 km/h की स्पीड से जा रही है, या 100 मीटर/सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो वहाँ पे मास में जो रेस्ट मास है, उसका रेस्ट जो मास होता है, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में है तब उसका जो मास होगा वो ये जो मास आएगा स्पीड के साथ में भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला रेस होगा v²/c², इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे मैं 100 लूँ, 100 मीटर/सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो यहाँ पे जो है 100 और इसके सामने बहुत छोटा होता है, तो ये ऑलमोस्ट जो है जीरो ही रह जाता है। ऑलमोस्ट ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो 1 - 0 करूंगा तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा नीचे। तो अगर नीचे कोई चेंज नहीं होगा तो m0 जो रेस्ट मास है वो स्पीड में जो मास होगा, मास व्हेन बॉडी इज इन स्पीड, तब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है, पार्टिकल बहुत छोटा है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है, उसकी स्पीड लगभग लाइट के बराबर हो। लाइट के बराबर तो किसी की स्पीड नहीं होती है, लेकिन सपोज ऐसे हो के 3 या 2 × 10⁵, और यहाँ पे क्या 3 × 10⁸, तो यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट ये इसके बराबर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो ये चेंज हो जाएगा, और जैसे रेशो चेंज होगा तो उसका जो रेस्ट मास है और मास इन स्पीड होगा वो चेंज हो जाएंगे। अब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मास जो है, बॉडी का जो मास है, यहाँ पे जैसे ही किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनकी स्पीड 10⁵ 6 तक जा सकती है। तो जब इतनी स्पीड होगी तो यहाँ पे ये वाला रेशो चेंज होगा। जब ये रेशो चेंज होगा यानी कि ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगी, और जब वैल्यू 1 से कम आएगी तो m0 क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब कोई बॉडी स्पीड में होती है तो उसका मास क्या करता है, इंक्रीज करता है।
है ना। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मास जो है स्पीड के साथ में चेंज होता है और चार्ज जो है स्पीड के साथ में चेंज नहीं होता। तो मास स्पीड पर डिपेंड करता है लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ लेकिन चार्ज को ना बना सकता हूँ ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज कुछ नहीं हो सकता, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि ये हम क्या है, ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है लेकिन ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बताता हूं मैं वो भी। आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम जो होगा है ना वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए और बेसिकली इंसुलेटर होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि नॉन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि इंसुलेटर होगा जो करंट का चार्ज को कंडक्ट ना करे। तो इंसुलेटर होना चाहिए जहां से ना चार्ज क्या है, चार्ज उस सिस्टम से ना तो बाहर जा पाए ना उसमें चार्ज अंदर आ पाए बाहर से। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही होता है। अब करते हैं एक एग्जांपल, और ये सब नोट कर लिया होगा। और यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। चलो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है 3 कूलम प्लस 3 कूलम, इसका दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड प्लस 1 कूलम एंड इसका मैग्नीट्यूड है -2 कूलम। एंड जो सेकंड चार्ज है सेकंड सिस्टम है ना। अब ये सेकंड सिस्टम का मतलब क्या है कि ये पहला एक आइसोलेटेड सिस्टम था, इसको मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया। तो आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद, और डिस्टर्ब करने के कुछ टाइम बाद है ना, ऑफ डिस्टर्बेंस अब क्या हुआ, चार्ज जो है कुछ इस तरह से बढ़ गया कि इसमें आ गया +2 कूलम प्लस 2 कूलम, इसमें आ गया +3 कूलम, और इसमें पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें कितना चार्ज होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि चार्ज जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ना तो चार्ज इससे बाहर गया होगा ना इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज अंदर आ रहा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज था इनिशियली, ये सिस्टम तो एक ही है लेकिन ये कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा हो गया डिस्टर्ब किया। तो इनिशियली इसमें जो चार्ज था, नेट चार्ज वो कितना था, वो था +3 कूलम +1 कूलम एंड -2 कूलम। ये नेट चार्ज था। ये बराबर किसको होना चाहिए, इसके अंदर जो चार्ज है, मान लो अभी के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, इसके अंदर x चार्ज होगा तो ये होना चाहिए इसके बराबर +2 कूलम +3 कूलम एंड -x, ठीक है। ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों जब बराबर होंगे, अब बहुत सिंपल है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा। ये कितना हो जाएगा नेट, 4 - 2 2 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 3 5 कूलम -x। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 कूलम, x इज इक्वल्स टू +3 कूलम। तो यहाँ पे जो आंसर है कुछ गलत आ रहा है, कहीं मैंने गलती की है। अच्छा, ये मैंने इसे लिखा है +3 +1 एंड -2 कूलम, ठीक है। यहाँ पे +2 कूलम +3 कूलम और ये
हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई, ये माइनस एक्स क्यों होगा, यहाँ पे मुझे साइन पता ही नहीं, तो मैं इनिशियली प्लस एक्स ले लूँगा। जब इनिशियली प्लस एक्स लूँगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या माइनस एक्स इजिकल्स टू 3 कूलम या एक्स इजिकल्स टू माइनस 3 कूलम। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, माइनस 3 कूलम। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, अब यहाँ पे चार्ज होगा माइनस 3 कूलम। अच्छा अब हम देखते हैं कि कंजर्व है यानी नेट चार्ज। तो कंजर्व है 4 माइनस 2 2 हो गया, इधर कितना हो गया 3 माइनस 3, ये कट गया, यहाँ पे प्लस 2 बचा, तो इधर भी प्लस 2 कूलम और यहाँ भी प्लस 2 कूलम। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर ही खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर होता है। फिर चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है वो देखा, और उसके बाद में लास्ट में देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कंजर्व रहता है। सॉरी क्वांटाइजेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ उससे पहले पढ़ेंगे कि बॉडीज़ को हम कितने बेस से चार्ज कर सकते हैं। अगर दो बॉडी है या एक बॉडी है तो उसको कैसे चार्ज करेंगे हम, ठीक है, उस पर चार्ज कैसे आएगा, है ना, ये सब देखेंगे। और उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो ऐसे सपोर्ट करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू।